हमारे अपने अगर हमारे साथ ना हो तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यही वो अपने होते हैं जो कभी कभी हमें तोड़ने में भी बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। आज एक और सच्ची कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक नौजवान की है जो शुरू ही में कहता है कि मैं सोने का चमचा लेके तो पैदा हुआ नहीं था, मुश्किल जिंदगी थी, क्लब फीड के साथ पैदा हुआ था। मेरे वालिद जो थे वो सरकारी नौकरी करते थे, हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मेरे पेरेंट्स ने कुर्बानी दी, माँ ने अपनी ज्वेलरी बेची, बाप ने बहुत मेहनत की और मेरी 2 सर्जरियां कराई। उसके बाद मैं चलने फिरने के लायक हुआ। मेरे माँ बाप का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। वैसे तो माँ बाप के एहसान हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन इस नौजवान की कहानी के अंदर ये पहले चल ही नहीं सकता था, बिल्कुल ही बेड के ऊपर था। लेकिन जब इसकी सर्जरी हुई क्लब फीट की, उसके बाद ये 9 साल की उम्र में मुकम्मल तौर पे चल सकता था, दौड़ सकता था, खेल सकता था। इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद जिंदगी गुजरती गई, अच्छी तालीम इसने हासिल की, नौकरी की, फिर शादी हुई। कहता है कि शादीशुदा जिंदगी मेरी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर हमने खुशखबरी सुनी कि हमारे घर एक बेटी होने वाली है। जब बेटी 2 महीने की थी, प्रीमेच्योर पैदा हुई थी, तो वो इस दुनिया से चली गई। इस गम ने इसकी बीवी को शदीद दुख दिया। जाहिर है ये खुद भी दुखी था, लेकिन माँ का गम जो होता है वो कोई नहीं समझ सकता। मामला खराब होते गए जब इसकी खुद की वालदा और बहन ने बेगम को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी औलाद इस दुनिया से गई है। ये कहता है कि मेरी बीवी शदीद डिप्रेशन से गुजर रही थी। वो उस दौर से गुजर रही थी जिसमें शायद मैं भी उसकी फीलिंग्स को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा था। प्लस मेरी माँ और मेरी बहन ने इस तरह का दबाव डालना, इस तरह के इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। मैंने इस नौजवान की इस बात को वैसे बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि अमूमन लोग इस चीज को मानते नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे बीच में बढ़ती नहीं, मेरी और मेरी बीवी की लड़ाइयां भी बहुत होती रही। उस दौरान मेरी बीवी अपने मैके गई और फिर वापस ना आई, बल्कि डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए। वो मुझे बताता है कि मैंने बड़ी कोशिश की कि उसको वापस घर ले आऊं, लेकिन वो मेरी बात ना मानी और हमारी डिवोर्स हो गई। कहता है कि बच्चे के नुकसान के बाद, अपनी बीवी से अलहदगी के बाद मेरी जॉब भी चली गई। मैं शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और इस डिप्रेशन में मैंने रुख किया ड्रग्स और अल्कोहल का। चर्स, अफीम, हेरोइन, हर तरह का ड्रग मैंने ट्राई किया। मुझे उसकी आदत लग गई। मैं ड्रग्स में इतना गर्क हो जाता था कि कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं हूं कहां पे। मैं घर वालों की तरफ से गाफिल था, नौकरी की तरफ से गाफिल था, मुझे किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो बताता है कि एक बार उसे ड्रग का ओवरडोज हुआ तो वो गली के किसी कोने में उसके वालिद साहब को कई दिनों के बाद मिला। वालिद साहब बहुत घबरा गए, उन्होंने उसको रिहैब सेंटर के अंदर दाखिल कराया, लेकिन रिहैब सेंटर में भी उसका गुजारा ना हो पाया। वो वहां से भाग कर आ गया। 2-3 हफ्ते ऐसे ही गुजरे, लेकिन उसके बाद फिर से उसे ड्रग्स करना शुरू कर दी, हार्डकोर ड्रग्स करना शुरू कर दी। वो बताता है कि ड्रग्स लेने के चक्कर में मैं इतना आगे निकल चुका था कि मैं घर से पैसे तक चोरी कर लेता था, अपने बाप से झूठ भी बोलता था। इसे कहते हैं ट्रू एडिक्शन। इसे कहते हैं वो एडिक्शन जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। वो बताता है कि एक बार फिर से इसे ड्रग का ओवरडोज हुआ। वालिद साहब ने एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि रिहैब सेंटर से काम नहीं बनेगा। वो इसको लेके गए इनके आबाई गांव में। जो इनकी हवेली थी, वहां पे जिस कमरे में इसको बंद किया था, वहां पे सिर्फ 2 खिड़कियां थी। उन खिड़कियों के आगे भी सलाखों जैसी लकड़ियां लगी हुई थी, जहां से वो बाहर नहीं निकल पाता था, सिर्फ ताजी हवा अंदर आती थी। दरवाजा था जो कि बहुत ही मोटी लकड़ी का बना हुआ था और इसके वालिद ने वहां पे लोगों को सख्त ऑर्डर्स दिए हुए थे कि अंदर कोई नहीं जाएगा, ना ही इस शख्स को बाहर आने की इजाजत थी। वालिद साहब ने 3 वक्त का खाना और 2 वक्त की चाय की इजाजत दी हुई थी। ये नौजवान मुझे बताता है कि इसने वहां पे 3.5 महीने गुजारे। आप सोचें, 3.5 महीने एक बंद कमरे के अंदर गुजारना, जिसमें इसे इजाजत नहीं थी कि ये बाहर आ सके। इसने वहीं अपने दिन रात सुबह शाम गुजारनी है और इसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है, पढ़ने के लिए सिर्फ किताबें हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ये एक ऐसी चीज से गो थ्रू हो रहा है जो बड़े बड़ों को तोड़ देती है। ड्रग एडिक्शन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ड्रग एडिक्शन से आजाद होना बहुत मुश्किल है। इसमें आपके पूरे जिस्म में से पसीने बहते हैं, आप ठंडे पड़ जाते हैं, आपको शिवर्स आते हैं, आप कांपते हैं। आपको ड्रग्स की इतनी आदत होती है कि आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि कोई किसी तरीके से आपको बस इतनी सी ड्रग्स लाके दे दे। लेकिन जब वो भी आपको मैसर नहीं होता तो आपकी बॉडी फिजिकल पेन में से, फिजिकल टॉर्चर में से गुजर रही होती है। लेकिन इसके वालिद ने अपना दिल मजबूत रखा। मैं उस वालिद को सलाम करती हूँ, क्योंकि अपनी औलाद को, वो औलाद जो इतनी तकलीफों से गुजर चुकी हो, जो 9 साल तक चल भी ना पा रही हो, जिसकी इतनी तकलीफदेह किस्म के ऑपरेशन हुए हुए हों, उस औलाद को इतनी अजियत में देखना माँ बाप के लिए आसान नहीं है। लेकिन उस वालिद ने, इसके वालिद ने अपना दिल मजबूत किया, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार मेरा बेटा इस अजाब से आजाद हो जाएगा ना, तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। और मैं इस नौजवान की भी हिम्मत को सलाम करती हूँ कि इसने हिम्मत से उन 3.5 महीने को गुजार लिया। वो कहता है कि 3.5 महीने बाद जब मैं बाहर आया तो आई वॉज वेरी वेरी हेल्दी। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ड्रग्स को कभी हाथ नहीं लगाया। तब तो मैंने सिगरेट भी पीनी छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं सिगरेट पी लेता हूँ। वालिद साहब भी दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ड्रग्स जैसे अजाब से मेरे वालिद ने मुझे आजाद करवाया। मैं अब अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने बाहर आके तालीम हासिल की, कुछ कोर्सेज करे और अब मैं ओवरसीज रहता हूँ, अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रहा हूँ। एक बात जरूर है, ड्रग्स के अजाब से तो ये आजाद हो गया, लेकिन कहता है कि दिल का दर्द जो है, दिल में दुख जो है, जो पहली शादी मेरी हुई थी उसके
साथ जो मेरी फीलिंग्स अटैच्ड हैं वो मेरे साथ अभी भी हैं। वो कहता है शायद शादी अब मैं ना करूं, लेकिन तब शायद कर लूं अगर खान साहब बाहर आ जाए, खान साहब बाहर आ जाए और खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तब तो मैं फिर भी ये रिस्क ले लूं। लेकिन वो शादी को अभी भी एक रिस्क समझता है, वो डरता है, सोचता है जो पहले हुआ कहीं फिर ना हो जाए। मैं जानती हूँ कि ड्रग एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन हो, उससे अपना पीछा छुड़ाना कितना मुश्किल है। उसने तो बड़े आराम से मुझे अपनी कहानी सुना दी, लेकिन उस कहानी के पीछे जो दर्द था, जो तकलीफ थी, वो मैं महसूस कर सकती थी, क्योंकि मैंने खुद इसके बारे में स्टडीज की हुई है, मैंने रिसर्च की हुई है, मैं उन लोगों से मिल चुकी हूँ जो ड्रग एडिक्शन से गुजरते हैं, और उनकी जो जर्नी होती है ना, जो उनका सफर होता है, वो बहुत तकलीफदेह होता है। वो जिस अजाब से गुजरते हैं, वो अजाब जो डिस्क्राइब करते हैं, उसका आधा भी इस शख्स ने डिस्क्राइब नहीं किया। बस कहा कि मुझे मेरे वालिद बहुत याद आते हैं, मेरे वालिद का बहुत बड़ा हाथ था मुझे अपने पैरों पे वापस खड़ा करने के लिए। मेरे वालिद ने मेरी जिंदगी 2 बार बचाई है। एक तब जब मैं चल नहीं पाता था और उन्होंने मेरी ऑपरेशन कराया, मैं बिल्कुल बिस्तर के ऊपर था, मेरी सर्जरी कराई, 9 साल की उम्र में मैं चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा, खेलने लगा। और एक तब जब मैं जिंदगी से हार चुका था, थक चुका था, टूट चुका था, मेरे वालिद ने अपना दिल मजबूत किया और एक ऐसा कदम उठाया जिसमें बेशक उन्हें बहुत तकलीफ हुई, मैंने भी बहुत तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन मेरे वालिद ने मेरी जिंदगी बचा ली। क्योंकि अगर आज वो ये कदम ना उठाते तो शायद आज भी मैं किसी गली के कोने पे पड़ा होता, नशे में धुत होता, या शायद इस दुनिया में भी ना होता। वो नौजवान कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी नहीं है, लेकिन उसने अपनी इतनी सी उम्र के अंदर एक पूरी जिंदगी जी ली है। उसने अपनी इतनी सी जिंदगी के अंदर इतनी तकलीफें देखी, इतनी परेशानियां देखी, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मैं उसे सलाम पेश करती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उसने ये तकलीफदेह कहानी मेरे साथ शेयर की। आसान नहीं होता किसी को ये बताना कि आप ड्रग्स के आदी थे, आप किसी जमाने में शराब पिया करते थे, बिल्कुल आसान नहीं होता। ये भी आसान नहीं होता किसी को ये बताना कि उसकी माँ और उसकी बहन का किरदार था उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब करने में। लेकिन उसने हिम्मत की, हौसला किया और मुझे अपनी कहानी बताई सिर्फ इसलिए ताकि सुनने वालों में से किसी एक के ऊपर भी इस कहानी का अगर असर हो गया तो उसका काम पूरा हो गया। यानी उसकी वजह से कोई एक शख्स भी मोटिवेट हो गया, कोई एक ऐसा बाप जिसका बेटा इन हालात से गुजर रहा हो, शायद वो अपना दिल मजबूत कर ले और अपने बेटे की इसी तरीके से मदद कर पाए। शायद कोई ऐसा बेटा जिसे किसी चीज की बहुत बुरी आदत लगी हो, किसी चीज की एडिक्शन हो, वो ये कहानी सुने और वो अपने लिए कोई बेहतर फैसला कर सके। हम कभी कभी अपनी परेशानियों को बहुत बड़ा समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारी परेशानी से बड़ी किसी की परेशानी हो ही नहीं सकती, जितने हम परेशान हैं उससे ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं ऐसी कहानियां सुनती हूँ तो मुझे अपनी परेशानियां भी बहुत मामूली और बहुत छोटी लगने लगती हैं। मैं सोचती हूँ अगर इस जैसे नौजवान हिम्मत कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हर्डल्स और परेशानियों से, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रगल से गुजर के भी मुस्कुरा सकते हैं, अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इस उम्मीद में शेयर कर सकते हैं कि उनकी कहानी से किसी और को हिम्मत मिलेगी, तो फिर मैं अपनी परेशानियों के लिए क्यों रो रही हूँ। वैसे ही आप भी इन कहानियों को सुना करें, इनसे सबक हासिल किया करें। अपनी परेशानियां आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी छोटी सी लगना शुरू जरूर हो जाएंगी। With that, I'm going to go now. Take care of yourself. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.